आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जेईई मेन के लिए, यह मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले वो बताएंगे। तो मैट्रिक्स का पहला पॉइंट ये बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, मैट्रिक्स का साइन इस तरीके का होता है जैसे क्लोज ब्रैकेट का होता है, क्लोज इंटरवल में जो क्लोज इंटरवल होता है। तो इसमें ये जो लिखे जाते हैं ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो इसमें ये इस तरीके से काउंट करते हैं, ये उनके नंबर ऑफ रोज। जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। आगे ये बता रहे हैं इसमें रोज और कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज ये 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 है। ऐसे काउंट करते हैं कॉलम 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये 3 क्रॉस 3। इसके बाद है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ये तो इसका ऑर्डर लिखना बताया था मैट्रिक्स का। टाइप दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला है ए पॉइंट, पहला है रो मैट्रिक्स। इसका एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक रो होती है। जैसे इसका ऑर्डर है, एक रो होगी इसमें, रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक रो होती है। जैसे 1 2 4, ये ऑर्डर ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक कॉलम होता है। एलिमेंट तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 3 क्रॉस 1। कॉलम बाद में लिखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक कॉलम होता है। तीसरा जो है ये है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स
जैसे ऑर्डर मैट्रिक्स का है m क्रॉस n, m तो रोज है और n कॉलम्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, number of rows less than number of columns means m less than n, जैसे n rows हैं और n columns हैं तो m less than n। इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे ये है 1 2 0 5 3 1 4 6 एलिमेंट, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, उनका एग्जांपल लिखना है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4, रो कम है और कॉलम ज्यादा है। और ये हाँ चौथा जो पॉइंट है ये है वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे ये ऑर्डर है क्रॉस n, तो m ग्रेटर देन n, इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स ये कम होंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका एग्जांपल है 2 1 3 0 1 5 4 2, इसका एग्जांपल ये है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ऑर्डर m क्रॉस n है, ऑर्डर m क्रॉस n है, तो m इज इक्वल टू n, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इसका एग्जांपल 2 1 3 0 1 -1 2 5 7, जैसे इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों इक्वल है। हाँ, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ये मेन डायग्राम बता दें, मेन डायग्राम ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है और किसी मैट्रिक्स में नहीं होता, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसी में, तो इसे कहते हैं मेन डायग्राम। इसमें पहली रो का पहला एलिमेंट आता है, दूसरी रो का दूसरा और तीसरी रो का तीसरा। इसमें ये एलिमेंट्स आते हैं, पहली रो का पहला, दूसरी रो का दूसरा और तीसरी रो का तीसरा। और इसमें जो है ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसके बाद है ये ई के बाद पॉइंट एफ पॉइंट है,
इसके बाद जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो है पॉइंट है, यह है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से पहले हम ये डायगोनल बताते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं। हाँ, ये मेन डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ये मेन डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे। ये एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, कभी प्रॉब्लम में लिखा हो, इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डायगोनल, और ये लिख दो ए बी सी, मतलब डायगोनल में ए बी सी लिख देंगे। अगर ये लिखा तो अपने आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी ये एलिमेंट होंगे, ये पहला पहली रो का, दूसरी रो का दूसरा, तीसरी रो का दूसरा, मेन डायगोनल जो होते हैं ये तो लिख देंगे ए बी सी, और बाकी सब एलिमेंट लिख देंगे जीरो। तो इसलिए ये शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फिर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में जो होता है वो मेन डायगोनल में जो भी होता है, जो भी एलिमेंट होगा मेन डायगोनल में वो इक्वल होगा, हर जगह सेम होगा। जैसे ये 5, ये 5, ये 5, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे। अब इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल में आइडेंटिटी का मतलब वन होता है, वन। तो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट होगा वो वन होगा बस। ये अपने आप हम लिख सकते हैं, इसके मेन डायगोनल में वन होता है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे अगर सेकंड टू रो टू कॉलम की मैट्रिक्स दी है क्वेश्चन में, और फिर ये हम अपने आप लिख लेंगे। अगर आई की जरूरत पड़ेगी, आई लिखा होता है, वैसे इसे I2 भी लिख सकते हैं। ऐसी I3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम, मेन डायगोनल में वन, बाकी सब एलिमेंट जीरो। ये प्रॉब्लम में I3 नहीं लिखा होगा ऐसे, वो तो हम ऐसे लिखा है कि इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो I2, 3 रो 3 कॉलम है तो I3। आई का आइडेंटिटी मतलब मेन डायगोनल में वन होगा, बाकी सब एलिमेंट जीरो होंगे। प्रॉब्लम में तुम्हें अगर ये वाली इस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो, बाकी जैसे ए बी सी मैट्रिक्स दी हो तो, और आई आ जाए तो आई अपने आप ही लिख देना आई, और अगर इस ऑर्डर की हो तो आई ये ले लेना। इसकी ये प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटू आई, ये क्या आता है, ये ए आ जाता है। जैसे नंबर सिस्टम में जैसे 2 इंटू 1 2 होता है, तो 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से कोई भी मैट्रिक्स ए होगी, आगे मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, वैसे 11 12 तो तुमने इतना पढ़ा होगा। तो अगर ये होगा ए का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे ए का आई में करें तो ए ही आ जाता है। जैसे नंबर सिस्टम में 2 इंटू 1 2 आ जाता है, 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे बी इंटू आई या आई इंटू बी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है बी। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आई का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे ए का आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। तो इसलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जो अगला पॉइंट है
जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे अभी हमने बताया था कि पहला एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अगर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं तो ए आई जे ऐसे लिख देते हैं, ए आई जे। आई जैसे इसमें 1 है और जे भी 1 है, इसमें आई 1 है, जे 2 है, इसमें आई 1 है और जे 3 है, तो ऐसे भी लिखते हैं ए आई जे। तो पहले इन एलिमेंट्स को देखो, तो ए आई जे, तो ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं इनमें आई और जे इक्वल है, जैसे आई बी वन जे बी वन, यहाँ आई टू और जे बी टू, आई थ्री और जे बी थ्री। तो अगर ऐसे लिखाओ ए आई जे और ब्रैकेट में लिखाओ आई इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल। जैसे लिखाओ ए आई जे और आई इक्वल टू जे, तो इसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, क्योंकि इसमें आई और जे इक्वल है 1 1, इसमें आई 2 और जे बी 2, इसमें आई 3 और जे बी 3। और अगर ऐसा लिखाओ, इसमें 3 कंडीशन है, ऐसा लिखाओ आई लेस देन जे, तो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट देखो आई 1 है जे 2 है, आई जे से कम है, ये आई 1 है जे 3 है, आई 2 है और जे 3 है, तो ये एलिमेंट आई जो पहले तो ये लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ आई इक्वल टू जे का मतलब एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। अगर ऐसे लिखाओ ए आई जे आई लेस देन जे, तो मेन डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट देखो आई पहला वाला है, तो पहले वाले की वैल्यू दूसरे से कम है, तो इसका मतलब होता है एलिमेंट्स अबव मेन डायगोनल। और ये है ए आई जे आई ग्रेटर देन जे, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के नीचे का एलिमेंट देखो तो आई की वैल्यू जैसे ज्यादा है हर एक, एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल। ये हमने इसलिए बताया था कि अगला पॉइंट जो बताने के लिए बताया था कि 3 कैटेगरी में एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, उसमें आई इक्वल टू जे होता है, ए आई जे आई लेस देन जे का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, और ए आई जे आई ग्रेटर देन जे का मतलब होता है एलिमेंट्स बिलो मेन डायगोनल। अब इसमें ये बताते हैं अब हम एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, जैसे मेन डायगोनल में लिखा है तो ऊपर के सारे एलिमेंट 0। ये अब इसमें ये ट्रायंगल सा बनना है जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट
जीरो होते हैं। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे, ऊपर के एलिमेंट को क्या लिखते हैं ये आई लेस देन जे, ये होगा मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, ये सभी जीरो होते हैं। तो शॉर्ट में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका उल्टा है, जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं और ऊपर के नॉन जीरो। तो जैसे ये जो एलिमेंट है इनसे ट्रायंगल बन जाएगा, ऊपर की तरफ जीरो वाले को छोड़ दो। हाँ तो ये अपर ट्रायंगुलर, इसमें भी ये नॉन जीरो वाले एलिमेंट है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर ये होते हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर का मतलब जिसके मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स ये होते हैं, और अपर ट्रायंगुलर का मतलब जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। एक है आई जे के एल नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में ये होता है इसके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ये अपने आप प्रॉब्लम में देख के किस ऑर्डर की है तो उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स। जैसे भाई ओ लिखा हो, ओ ये ओ है, ओ जीरो की तरह होता है ना, तो इससे नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी प्रॉब्लम में तुम्हें ये लिखा हो कि जैसे 2a-3b = 4 लाना है, तो इसका मतलब वो सॉल्व करके मैट्रिक्स ऐसी आएगी कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। ये ओ लिखा है, ओ जीरो नहीं है, ये मैट्रिक्स लिखी है, क्योंकि मैट्रिक्स को सॉल्व करके मैट्रिक्स आती है। इसका मतलब जैसे 2a-3b ये ए वाली मैट्रिक्स दे रखी होगी, तो अगर ओ को इक्वल टू करना है इसका सारे एलिमेंट जीरो आने चाहिए। वो किसी भी ऑर्डर की हो तो क्वेश्चन में पता चल जाएगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में था, ये दूसरा पॉइंट था हमारा।
ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। ये Aij 2x3, ये Aij का मतलब Aij का मतलब जनरल एलिमेंट को लिख देते हैं मैट्रिक्स में। 2x3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम होने चाहिए। इसके साथ ये क्या होगा, Aij I plus 2j। हाँ, इस तरीके से कुछ कंडीशन दी होगी। तो हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, Aij 2x3। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें कितनी रो होनी चाहिए, 2, कॉलम कितने होने चाहिए, 3। तो जैसे कि पहली रो में जो एलिमेंट लिखे हैं, पहली रो में 2 रो हैं, तो पहली रो में 3 एलिमेंट लिखे हैं। इसी तरह दूसरी रो में भी 3 एलिमेंट लिखते हैं। हाँ, तो पहली रो में जब लिखेंगे A11 A12 A13, दूसरी रो में जब लिखेंगे A21 A22 A23। अब ये जो है A11 ये यहाँ से आएगा, जो इसने कंडीशन दी है प्रॉब्लम में, A11 यहाँ से आएगा। मतलब A11 का मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1 करते हैं, और बाकी जो है ऐसे लिखते हैं जैसे पावर है ये है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। फिर A12 क्या आएगा, अब I की जगह 1, J की जगह 2 यहाँ रख दिया, तो यहाँ भी करते हैं, तो 1 प्लस टू इंटू 3 अपॉन 2, तो 49/2। अब A21 यहाँ 2 करते हैं, 1 करना है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। हमें 4 का स्क्वायर 16/2 8 A22 हाँ, तो ये आएगा 2 प्लस 4 6, तो 36/2 18 A23, तो ये 2 और ये 3। हाँ, तो आएगा 8 प्लस 2, तो 64/2 8 वो 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64/2 32। अब ये मैट्रिक्स ये यहाँ रख देंगे। A11 क्या था, 9/2, A12 क्या था, A12 था 25/2, ये था 49/2, और ये जो एलिमेंट थे 8 18 32। हाँ, तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से बनाते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल था। एक और क्वेश्चन बताते हैं।
जैसे कहा है हाउ मैनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म ऑफ ऑर्डर 3 × 3 using elements 0 and 1 only. हमें किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है? हमें मैट्रिक्स बनानी है 3 × 3 की, जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो और एलिमेंट हमें लेने हैं 0 और 1। क्यों 0 या 1 ले सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ये हमें एलिमेंट 3 × 3 मतलब कॉलम रो और कॉलम 3 3 रखने हैं, नंबर ऑफ रोज 3 नंबर ऑफ कॉलम 3, एलिमेंट 0 1 लेने हैं। जैसे 1 0 0 0 0 0 1 1 0, जो एलिमेंट लिखने हैं 0 या 1 ही लिखने हैं केवल। तो ऐसी और भी मैट्रिक्स बन सकती हैं कि जैसे हम 1 की जगह यहाँ 0 कर दें तो वो दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन एलिमेंट 0 और 1 ही लिखने हैं। जैसे ये अलग मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट चेंज कर देते हैं तो मैट्रिक्स वो दूसरी अलग हो जाती है, फिर उन्हें सेम नहीं कर सकते। तो इसका ये है कि कितनी मैट्रिक्स बनेंगी ऐसी, तो इसमें कितनी प्लेस है? पहली प्लेस के कितने तरीके? 2 0 या 1। दूसरी प्लेस के कितने तरीके? 2 0 या 1। तीसरी प्लेस के कितने तरीके? 2 0 या 1। और चौथी के भी 2 तरीके। इस तरीके से इसमें 9 प्लेस है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के भी 2 तरीके होंगे, 0 या 1 को लिखना है, तो हर एक के 2 तरीके, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेथड है। या ये लेंगे 512 512। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताना है इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पर। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हाँ, इसको तो एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे कि जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये है एग्जाम्पल 2 × x 2 y 3 प्लस 3 × 2 w और 5r इज इक्वल टू 2 1 3 4। जैसे ये है तो ये कहा कि फाइंड x y w एंड r, ये अननोन है 4, इसमें ये निकालना है। तो मैट्रिक्स से बाहर जैसे 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 का हर एक में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x ये हो गया 4, 2y 6 प्लस 3 × ये तो 6, 3w
3R। हाँ ये तो इधर एक ही मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को ये इनको प्लस करना है, तो प्लस करने में मैट्रिक्स का क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट और ये फर्स्ट रो का फर्स्ट, ये ऐड कर देंगे। 2x + 6 4 + 3w 2y + 15 6 + 3r इज इक्वल टू 2 1 3 4। अब जैसे एक मैट्रिक्स इधर है और एक मैट्रिक्स इधर है और ये इक्वल का साइन है, मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या करते हैं, पहली रो का पहला एलिमेंट इसके इक्वल रख देंगे, तो इससे तो x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 2x = -4 x = -2। दूसरा एलिमेंट पहली रो को दूसरे के इक्वल रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3w = ये इधर लेके -3 तो w = -1। इसी तरह ये समझ गए होंगे, ये इसके इक्वल रख देंगे। हाँ तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये था एग्जांपल 2y + 15 = 3, तो 2y = 3 - 15 - 12, तो y = -6। इसी तरह ये इसके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये था एग्जांपल। अब उसके बाद जो टॉपिक है वो भी एग्जाम्पल से समझाते जाएं। जैसे मैट्रिक्स को कैसे प्लस और माइनस करते हैं, हाँ ये भी एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। यह ए मैट्रिक्स है 2 1 3 4, जैसे दो मैट्रिक्स है, तो ये छोटा सा वैसे बता दे रहे हैं लेकिन तुम्हें आता होगा, लेकिन जल्दी ये टॉपिक ये जल्दी खत्म करेंगे। जैसे 2 - 3 भी निकालना है, तो 2 का मतलब हो गया, इस में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, और -3 भी का मतलब इस में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस का मतलब ये है कि ये माइनस ये जो माइनस है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो माइनस करते हैं प्लस होगा तो प्लस कर देते हैं। 2 - 12 6 - -6 तो प्लस का 12, 8 माइनस और -3 तो 11, 8 + 3 हो जाएगा ये 11। हाँ तो ऐसे ही प्लस का भी है, ये भी कर लेना, बस उसमें प्लस हो जाएगा। अगर ये बार कुछ भी कर दे, चलो चेंज कर देते हैं, ये होगा 3a + 4b, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 का, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, इसे जैसे माइनस का है ना उसमें प्लस कर देंगे। अब है इनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
मल्टीप्लिकेशन का पहले एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। जैसे ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। हमें मैट्रिक्स बतानी है ए बी। तो ए बी के लिए जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली जो है वो तो ए पहले लिखना, बी बाद में जैसे लिखी होगी। अगर बी होगा तो पहले बी लिखेंगे, बाद में ए लिखेंगे। तो इसकी लेते हैं पहली रो और इसका लेते हैं पहला कॉलम। पहले इसकी पहली रो लेते हैं, इसका पहला कॉलम, और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू -2, फिर प्लस -1 इंटू +1 प्लस 3 इंटू 5। तो ये सॉल्व करके पहला एलिमेंट आएगा पहली रो का। फिर लेते हैं पहली रो और इसका दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 4। अब ये कॉलम खत्म इधर, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया। तो जब कॉलम खत्म हो जाते हैं तो सेकंड रो लेते हैं, और सेकंड रो लेंगे तो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। ये पहली रो, दूसरी रो लिया, पहला कॉलम लिया। अब दूसरी रो का इसमें तो 4 इंटू 3 1 इंटू 2 5 इंटू 4। अब इसी तरह थर्ड रो जब लेंगे तो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 2 इंटू 1 -5 इंटू 5। अब लेंगे थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 अब इसे सॉल्व करके लिखेंगे। आगे आएगा -4 -1 तो -5 और +15 और प्लस के 10। ये आएगा 6 -2 4 4 और 12 16। फिर ये आएगा 25 और +1 26 26 और -8 तो 18। ये 12 और 2 14 14 और 20 34। फिर ये आएगा -6 तो -6 + 2 तो -4 -4 और -25 तो -29। ये आएगा 9 और 4 13 और माइनस के 20 तो माइनस के साथ ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर हमें बी ए निकालना है, बी ए तो पहले हम लिखेंगे बी, जैसे -2 3 पहले लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे ए ये हो गया। हाँ, इसमें दोनों में फर्क है। जैसे नंबर सिस्टम में 2 इंटू 3 लिखते हैं, 3 इंटू 2 लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अलग अलग है, ए बी अलग अलग लिख सकती है और बी अलग अलग। तो इस वजह मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी तो लेते हैं रो और इसके लेते हैं कॉलम, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, ये 2 है ये 3 है, तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो बी ए इज अनडिफाइंड, इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। अब हम ये बता रहे हैं कि कब मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है और कब नहीं होता है। अनडिफाइंड का मतलब इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो ए बी इज डिफाइंड व्हेन, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई कब होता है, व्हेन नंबर ऑफ
ए, पहली रो के कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, और दूसरे के पहली रो के तो कॉलम और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये इक्वल होते हैं, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। जैसे इसमें कितनी रो थी पहले में 3, और इसमें कितनी रो, इसमें कितने कॉलम थे 3 पहले में। जैसे ए बी का डिवाइड होता है, जब पहले के तो कॉलम और बी मतलब दूसरे की रो, ये इक्वल होती है। जैसे कि क्यों पॉसिबल हुआ कि ए बी में ए के देखो कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 3, तभी तो ये इक्वल हो गए। जो पहला का पहला मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में। तो ये जब होता है, जब ऐसा होता है, ये कंडीशन है। अभी इस कंडीशन को और अच्छी तरीके से और लिखेंगे अभी यही, पहले ये बता दें। हाँ, तो इस कंडीशन को और डिफाइन करना है। वैसे एग्जांपल से मैं बताया था अभी, ये बी ए को डिफाइन नहीं था क्योंकि पहली बी है तो बी के कॉलम 2 थे और इसकी ए की जो एक बात में लिखी है उसकी रो 3 थी, तो एक बार लिखने से ये अनडिफाइंड हो गया। तो पहली, जैसे पहली ए है दूसरी बी है, तो ए के तो कॉलम और दूसरी बी की रो ये इक्वल होनी चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और इस कंडीशन को और समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ हटाने पहले मल्टीप्लाई करना भी वैसे आता ही होगा तुम्हें। हाँ, तो और इसे समझा रहे हैं, जैसे ए का तो ऑर्डर है n क्रॉस n, तो बी का ऑर्डर होना चाहिए n क्रॉस p, मतलब ये इसके कॉलम और इसकी रो ये सेम होनी चाहिए। तो जब सेम होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके जो आता है मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होता है, इसकी रो और इसके कॉलम, तो इसका ऑर्डर आता है n क्रॉस p। ये यहाँ पे भी बता दें, ये जो क्वेश्चन हो रहा है, तो ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और बी का ऑर्डर कितना है, पहले रो लिखते हैं तो 3 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो यहाँ से पता चलता है इसकी रो क्रॉस के बाद और इसमें क्रॉस से पहले की सेम होनी चाहिए डिजिट, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है तो वो ऑर्डर क्या आता है मैट्रिक्स ए बी का, ऑर्डर ये आता है इसकी रो में और इसका कॉलम में, ऑर्डर ये आता है इसकी रो में और इसका कॉलम में, ऑर्डर ये। हाँ, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे था। अब ये भी पता होगा, जैसे ए मैट्रिक्स है 2 1 4 5, तो ए स्क्वायर क्या होती है, तो इसी को ही 2 बार लिख लेते हैं ए को, और ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि बताया था, पहली रो पहले कॉलम से, तो 4 + 4 8, 4 + 4, फिर करेंगे इससे तो 2 + 5 7, और इसको इससे तो 8 + 20 28, तो 29। अच्छा, अब हमें जैसे प्रॉब्लम में a क्यूब है, तो a स्क्वायर के आगे फिर a लिख देंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट इसका क्यूब कर सको। अगर तुम्हें a क्यूब है तो पहले a स्क्वायर निकालना होगा, a स्क्वायर निकालने के बाद फिर बाद में a लिख देंगे ये, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें, समझ गए होंगे। तो ये आएगा 16 + 28 44, इस तरीके से आ जाएगा। इसका करेंगे फिर इसमें,
तो ये आएगा 8 और प्लस 35 43। फिर इसका इसमें आप कर लोगे कैलकुलेशन है, पहले 28 कर दूंगा तो 56 और प्लस 29 का 4 में 116। हाँ तो ये आ जाएगा 2 7 1। इसी तरह इसका इसमें तो 28 का 1 में और 29 का 5 को तो 145। तो यह आ जाएगा 3 7 1। तो प्रॉब्लम में ये बताना चाह रहे थे कि जैसे ए स्क्वायर या ए क्यूब हो तो तुम्हें ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना होगा फिर ए लिखेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है ना, जैसे ये है कि जैसे ये काय ए मैट्रिक्स ये है तो ये काय के ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i ये बता दिए मैट्रिक्स। तो ए क्यूब तो ये हो गया 2a स्क्वायर का मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, 3a का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। 4i का मतलब क्या होगा, 4i का मतलब होगा जैसे 4 और i का मतलब 1 0 0 1 ये आपने यहाँ लिख देंगे तो 4 का इसमें हो जाएगा। फिर सबको प्लस करना जैसे बताया। ये घंटा कर दो छोटा टॉपिक को पढ़ा दो तो फिर अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। The topic is transpose of a matrix. जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 4 9 3 1 5। अब इसका ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं ए बी और ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश। दोनों तरीके से लिखा हुआ है, कुछ बुक में ऐसे लिखा है कुछ में ऐसे। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसकी जो पहली रो है उसे तो लिखते हैं पहले कॉलम में ऐसे, दूसरी रो को लिखते हैं दूसरे कॉलम में और तीसरी रो को लिखते हैं तीसरे कॉलम में। हाँ तो ए डी और ए डैश ये होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे ए का ऑर्डर है m क्रॉस n तो ए डैश का ऑर्डर हो जाता है n क्रॉस m। इसमें तो पता नहीं चलेगा क्योंकि 3 रो है 3 ही कॉलम है, नहीं तो ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये जैसे रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। तो ए का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए डैश का हो जाता है n क्रॉस m। और अगर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स है रो और कॉलम में कौन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें लगता है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ ये होता है कि जैसे ए बी का होल डैश है तो इसे जब लिखते हैं दोनों का अलग अलग डैश तो बी डैश ए डैश जैसे,
ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना, इसलिए इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। जैसे ए बी सी का होल डैश, तो सी डैश बी डैश ए डैश। हाँ, तो इसमें ये लगता है रिवर्सल लॉ। जब होल डैश होता है अगर, मतलब पूरे का ट्रांसपोज और अलग अलग सबका वो लिखते हैं डैश, तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जैसे ए बी सी का डैश, तो सी डैश बी डैश ए डैश। इसकी प्रॉब्लम भी तुम कर सकते हो आसानी से। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में तो कोई इसका यूज है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो केवल इस तरीके से होगा, एक ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके आगे जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे।